हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का लास्ट ईयर का यानी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है और मैं आपको बता दूं मैं ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट की भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि साइंस मैथ्स और सारे सब्जेक्ट का मैं लेकर आऊँगा क्वेश्चन पेपर। ओके, विद सॉल्यूशन है ये। मैं आपको विद सॉल्यूशन ऐसे नहीं टॉपर की मार्कशीट से दिखाऊंगा, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये टॉपर की मार्कशीट है, उसमें से मैं आपको बताऊँगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो बच्चा है जिसने टॉप किया वो ऑप्शनल तो करेगा नहीं, तो मैंने इसमें ऑप्शन वाले भी बता रखे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करो आप, क्योंकि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम है वो भी आते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है बट आंसर सेम होता है। ओके जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ करेंसी। सबसे पहले तो करेंसी आपको पता होना चाहिए क्या है। सो करेंसी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो करेंसी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इट इज़ ऑथराइज बाय द कंट्रीज गवर्नमेंट। कंट्री की गवर्नमेंट उसे ऑथोराइज करती है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। बच्चे ने अटैम्प्ट नहीं किया था इसलिए मैंने आपको आंसर शीट नहीं दिखाई उसकी। सेकंड वाला इसने अटैम्प्ट किया और वाला, तो इसमें यह पूछा गया है कि जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, वो क्यों नज़र रखते हैं, उनको क्यों बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों नज़र रखते हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन पे। ठीक है, मतलब जैसे अपना बैंक वगैरह हो गया तो रिज़र्व बैंक जो है वो नॉर्मल बैंक वगैरह पे नज़र रखता है, और साथ ही में जो दूसरे जो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होते हैं उन पे भी नज़र रखता है। क्या रीज़न है? तो इसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जो बैंक है वो अपने प्रॉफिट के लिए सिर्फ रिच लोगों को ही लोन ना दे। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि पुअर लोगों को भी बेनिफिट मिल पाए फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन का। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट ये है कि जो बैंक है, जो बैंक को बोला गया ना कि आपको अपना कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा 15%, के वो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी देखना काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसलिए ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया है सुपरवाइज करने के लिए। ठीक है जी, मैं आंसर पर लेकर चाहता हूँ। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बट पहले हम बाकी क्वेश्चन भी कर लेते हैं 2-3। ठीक है, क्योंकि एक मार्क्स से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो ये है कि कौन सी सॉइल है जो कि मोस्ट सूटेबल है फॉर कैशू नट, यानी काजू उगाने के लिए सबसे जो बढ़िया सॉइल है वो कौन सी है। दैट इज़ रेड लैटराइट सॉइल। चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी का चैप्टर है ये। ठीक है, उसमें टाइप ऑफ सॉइल दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं रेड लैटराइट सॉइल जो होती है वो मोस्ट सूटेबल होती है कैशू नट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब और का ही क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। तो मैं आपको बता दूं जो एलुवियल सॉइल है वो वाइड स्प्रेड भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आई जाते हैं। पहले 2-3 क्वेश्चन निपटा लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर शीट पे लेकर जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई हैड सम पेरेंट केप्ट नॉवेल्स अवे फ्रॉम देयर चिल्ड्रंस रीच ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। बहुत सारे जो पेरेंट्स थे ना, वो जो नॉवेल्स है उनको थोड़ा दूर रखते थे अपने बच्चों से। उसका क्या रीज़न है? उसका सिर्फ एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जो उस टाइम की नॉवल होती थी ना वो कुछ बोल्ड कंटेंट या बोल्ड सब्जेक्ट कैरी करके रखती थी, जो कि बच्चों के लिए अनसूटेबल माने जाते थे। समझ रहे हो ना, बोल्ड जो कंटेंट है वो क्या था। तो इसी वजह से जो पेरेंट्स है वो नॉवेल्स को अपने बच्चों से दूर रखते थे। ठीक है जी, ओके। इसका और वाला क्वेश्चन ये है कि वाई हैड इंग्लिशमैन डिमांडेड टू क्लैप डाउन द वर्नैकुलर प्रेस इन 19th सेंचुरी, यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने जो देसी प्रेस थी ना, वर्नैकुलर प्रेस यानी देसी प्रेस होती है जो इंडियन प्रेस थी, उनको बंद करवाने की मांग करी। क्यों बंद करवाने की मांग करी? तो मैं आपको बता देता हूँ। जब 1857 का यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद जो थे ना, जो हमारे वर्नैकुलर प्रेस थे, जो इंडियन प्रेस थे, वो है ना थोड़े नेशनलिस्ट हो गए थे। ठीक है, और उन्होंने इंडिया के बारे में अच्छा लिखना शुरू कर दिया था, और जो ब्रिटिश की गलतियां थी और जो मिसरूल थे उनको दिखाना शुरू कर दिया था। इसीलिए जो हमारे अंग्रेज थे उन्होंने डिमांड करी कि वर्नैकुलर प्रेस को बंद करवा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया। एक ऐसी कंट्री जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, ताकि जो रीजनल डिफरेंस है और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो जो भी उस कंट्री के अंदर चल रहा है, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे साथ में रह सके। तो इसका आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंज किए, फ्रॉम 1970 टू 1992, ताकि जितने भी लोग हैं डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और अपना जर्मन स्पीकिंग वो सारे के सारे साथ रह सके। अब मैं आपको आंसर पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये पहला जो बच्चे ने अटैम्प्ट किया था वो सुपरविजन वाला, दूसरा ये एलुवियल सॉइल वाला। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये जो नेक्स्ट जो मैंने इंग्लिश मैन वाला दिखाया था वो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, और बाकी ये जो मैंने बेल्जियम वाला दिखाया था ना,
तो ये अपना बेल्जियम वाला हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जो फ्रेडरिक सोरू था ना, आपको याद है ना 1848 में उसने एक पिक्चर बनाई थी, ठीक है। तो वो पिक्चर उसने क्यों बनाई थी, यूटोपियन विजन कहा गया था उस पिक्चर को, क्यों कहा गया था, उसके बारे में बताओ, एक रीज़न बताओ। तो मैं आपको बताऊं, जो फ्रेडरिक सोरू उन्होंने पिक्चर सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि लोगों के मन में जो नेशनलिस्ट की फीलिंग है, नेशनलिज्म की फीलिंग है, उसको जगाया जा सके। और साथ ही में ये पिक्चर इस चीज़ को भी शो करता है कि फर्टर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब बंधुत्व यानी साथ में रहना बना रहे और एक रिलेशन बना रहे जितनी भी कंट्री है वर्ल्ड की, उन सब के बीच में। तो ये देखो फ्रेडरिक सोरू ने प्रेजेंट करी थी यूटोपियन विजन अपनी पिक्चर के अंदर, और क्यों करी थी, ताकि नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो जगाई जा सके, और साथ ही में फर्टर्निटी अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, या कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एक ही बात है, तो उनमें बंधुत्व लाई जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वाई वॉज द टोकन फ्री स्कूल स्टार्टेड इन वियतनाम, एक्सप्लेन वन रीज़न। ऑल दो ये एक इंडो चाइना वाला आपका एक चैप्टर हुआ करता था, अब ये कट हो चुका, बट मैं फिर भी बता देता हूँ अगर किसी बच्चे के एग्ज़ाम में आ रहा है तो। ये जो टोकन फ्री स्कूल है ये 1907 में वियतनाम में स्टार्ट करे गए थे, ताकि जो बच्चे हैं वियतनाम के उनको वेस्टर्न स्टाइल की एजुकेशन भी दी जा सके। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 के एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फास्ट ट्रांसपोर्ट इन ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन में फास्ट ट्रांसपोर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको बता दूं, जो फास्ट ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को एक कंट्री से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेकर जाया जाता है बहुत ही कम समय में। इससे क्या होती है, दोनों की दोनों कंट्रियाँ इंटीग्रेट हो जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है, ट्रेड वगैरह भी बढ़ता है और अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों के आंसर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो ट्रांसपोर्ट वाला है कि फास्ट ट्रांसपोर्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ग्रेटली इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ लार्ज अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ले जाया जाता है बहुत ही कम टाइम में, और इससे क्या होता है, जो मार्केट है वो इंटीग्रेट होती है अलग अलग कंट्रीज़ की। ओके जी, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच लोगो ऑफ द क्वालिटी इज मार्क ऑन द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अप्लाइंसेज होते हैं, उन पे किस चीज़ का मार्क लगा होता है, तो उन पे ISI मार्क लगा होता है। ये बात याद रखने तो कॉमन सी चीज़ है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। CBSE बोर्ड वाले बच्चों के नहीं आ रहा, बट जो UP बोर्ड के बच्चे हैं उनके एग्जाम में ये वाला चैप्टर आ रहा है, तो याद रखना है ISI मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपको ये बताना है कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं या लार्ज डैम होते हैं, ठीक है, उसके चलते हैं ना बहुत सारे सोशल मूवमेंट भी होते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो सोशल मूवमेंट होते हैं वो क्यों होते हैं। डैम तो अच्छा काम भी करता है, बट बहुत सारे लोग जो है वो डैम के विरुद्ध भी खड़े हो जाते हैं। उनका कहना है कि डैम नहीं बनने चाहिए। ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि डैम नहीं बनने चाहिए, तो इसके पीछे 3 रीज़न है। पहली बात तो जब डैम बनाया जाता है ना, तो उस डैम बनाने के लिए जगह चाहिए आपको, तो वहाँ पर जो भी जंगल वगैरह होते हैं या जो जानवर वगैरह होते हैं उनको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फ्लोरा एंड फौना पे अफेक्ट पड़ता है। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत बड़े लेवल पे लोगों का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप लैंड अगर आप डैम बना रहे हो तो एक जगह पर अगर बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, तो ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। उनकी लाइवलीहुड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और जो तीसरा रीज़न ये है कि जो सोशल गैप है ना बिटवीन रिच एंड पुअर, वो और ज़्यादा बढ़ते जाता है, ठीक है। जो रिच है वो और ज़्यादा रिच हो जाता है, जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर हो जाता है, क्योंकि उसको आप उसकी ज़मीन से हटा दोगे तो फिर वो करेगा क्या, क्योंकि डैम से तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो कि सिर्फ रिच लोगों को या जो फैक्ट्री ओनर्स है उन्हीं को फ़ायदा पहुँचाएगी, गरीब लोगों को नहीं पहुँचाएगी। ओके जी, मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ, बट पहले तो हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और वाला भी, कि जो ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है ना, ठीक है, जिसमें वाटर कंजर्व करा जाता है, ठीक है, मतलब बारिश के पानी को कंजर्व करा जाता है, जैसे कि आपने राजस्थान वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ऐसा क्यों किया जाता है। पहली बात तो जो ये वाटर हार्वेस्ट वगैरह किया जाता है ना, उससे फ़ायदा तो ये होता है कि मान लो ड्रॉट वगैरह की सिचुएशन आ गई या फ्लड वगैरह आ गया। अब आप पूछोगे कि सर फ्लड आ गया तो फिर पानी सेव करने की क्या ज़रूरत है। जब फ्लड आ गया तो पानी तो गंदा है ना, आपको तो साफ़ पानी चाहिए पीने के लिए, तो उस टाइम में फ्लड या ड्रॉट की सिचुएशन में आपके बहुत काम आता है कंजर्व करा हुआ पानी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इको फ्रेंडली है, ठीक है। जैसे कि डैम है, डैम आप बनाओगे तो आपको जंगल वगैरह काटना पड़ता है, तो वो इको फ्रेंडली नहीं होता, बट ये ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग मेथड जो होते हैं ना वो इको फ्रेंडली है। इसके 2 एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे राजस्थान में बावड़ी वगैरह होता है, ठीक है, BAWRIES लिखना आप, ठीक है। बावड़ीज़ वगैरह होती है और साथ ही में कुंड वगैरह भी होते हैं जिसमें पानी सेव करा जाता है। मैन मेड होते हैं, जो ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसके बारे में है, ठीक है। ओके जी, अब आपको आंसर पे लेके जाता हूँ। तो ये तो पहला है जो मैंने आपको बताया था कि फ्लोरा एंड फौना पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और साथ ही में जो बहुत सारे लोग हैं, लार्ज स्केल पे लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो तीसरा रीज़न था जो मैंने आपको बताया था वो ये था
कि जो डिस्पैरिटी है, ठीक है, जो इनइक्वालिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर, जो सोशल गैप है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इससे सिर्फ फ़ायदा अमीर लोगों को ही होता है। जैसे कि साबरमती बेसिन के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने राइट करना स्टार्ट कर दिया था, राइट मतलब दंगे करना स्टार्ट कर दिए थे गरीब लोगों ने, फार्मर ने। क्यों? क्योंकि है ना ड्रॉट की सिचुएशन थी, बट फिर भी जो पानी था ना वो कहाँ सप्लाई करा जा रहा था? अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। तो ये बात उनको पसंद नहीं आई। तो समझ रहे हो ना, जो सिर्फ रिच लोग होते हैं उन्हीं को फ़ायदा हो रहा था डैम से, या होता है। इसी वजह से जो सोशल गैप है वो बढ़ रहा है बिटवीन रिच एंड पुअर। ओके जी। और जो मैंने बताया था कि आपका जो और वाला क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा जी वो आपका आंसर, ठीक है। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इससे क्या होता है कि ड्रॉट वगैरह, फ्लड वगैरह की सिचुएशन आ जाए तो बहुत काम आता है पानी, और ये इको फ्रेंडली भी है वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड, ठीक है। और मैंने बता दिया था बावरीज और कुंड वगैरह होते हैं जिसमें ट्रेडिशनल वे में राजस्थान में और जो अपना गुजरात वगैरह में है वहाँ पर ये वाटर सेव करा जाता है, ठीक है जी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये बताना है कि आपको कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको पता है ना कि आप किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कंज्यूमर को, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था 2006 में आया था, ठीक है। ये लेकर आई थी गवर्नमेंट के द्वारा, ये पास हुआ था, ओके। और इसमें ये बोला गया था कि किसी भी बंदे को किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो गवर्नमेंट मशीनरी हो या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का पूरा पूरा अधिकार है। मैं बच्चे की आंसर शीट पे लेकर जाता हूँ आपको, ठीक है। तो इससे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो भी नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट और उसके फंक्शन के बारे में बहुत आसानी से जान सकते हैं अगर वो आरटीआई एक दायर कर दे तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पीपल है उनको, मतलब नॉर्मल लोग हैं, उनको गुड्स एंड सर्विसेज जो भी वो परचेज़ कर रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, ठीक है, साथ ही में एक्सपायरी डेट हो गई, बैच नंबर, इंग्रेडिएंट्स जानने का पूरा पूरा अधिकार मिल जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। और साथ ही में राइट टू इन्फॉर्मेशन वर्क एज द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जैसे होता है ना डेमोक्रेसी पे नज़र रखने का काम। अब आपको पता है कि पॉलिटिकल लीडर अगर कोई गलत काम करेगा तो आप उसके बारे में अच्छे से जान सकते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन दायर करके, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके जी। और ये क्या होता है कि इससे एक तरह से करप्शन फ्री एनवायरनमेंट या सोसाइटी भी बनती है, क्योंकि आपको पता है अब पॉलिटिकल लीडर को डर लगता रहेगा कि यार मेरे को फिर जवाब देना पड़ेगा अगर किसी ने आरटीआई लगा दी तो, इसलिए वो करप्शन करता ही नहीं है, करता है तो बहुत कम करता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में करप्शन होना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको 3 एडवांटेज बताने हैं ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन के 3 फ़ायदे बताने हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के जो फ़ायदे हैं वो ये नीचे लिखे हुए। पहले तो देखो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको टाइम दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। कि पहला फ़ायदा तो प्रोड्यूसर को होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर पहले क्या करता है कि सिर्फ अपनी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज बेचता है, गुड्स या प्रोडक्ट वगैरह जो भी है वो बेचता है। बट अब क्या है कि उसके पास दूसरी, यानी जो दूसरी कंट्री की मार्केट है वहाँ पर भी वो अपने प्रोडक्ट वगैरह बेच सकता है, ठीक है। तो उसे एक लार्ज मार्केट मिल जाती है बेचने के लिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर को भी ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब बहुत सारी चॉइस है। पहले सिर्फ जो उसकी कंट्री में गुड्स एंड सर्विस बनते थे वही उसे खरीदने पड़ते थे, बट अब दूसरी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज भी उसकी कंट्री में आ जाते हैं, तो उसको बहुत सारी चॉइस मिल जाती है। और तीसरा कंज्यूमर से रिलेटेड ही है, ग्लोबलाइजेशन से कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी और रीज़नेबल प्राइस पर चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो अब आप स्क्रीनशॉट चाहो तो वो ले सकते हो। ये रहा आपका पहला पॉइंट, ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है, उसको मार्केट मिल जाती है एक अलग, और साथ ही में जो कंज्यूमर होता है उसको भी चॉइस मिल जाती है और बेटर क्वालिटी के गुड्स बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। ओके जी। और इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 3 एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी एमएनसी के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, बट मैं आपको एमएनसी के वैसे ही फ़ायदे बता देता हूँ, ये लिखे हुए। पहला तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरी कंट्री की जो भी कंपनी होगी अगर वो आपकी कंट्री में आएगी तो कुछ लोगों को जॉब देगी, तो एम्प्लॉयमेंट, अपने साथ वो न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आती है तो न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको। साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा आपकी कंट्री का। क्यों? क्योंकि देखो एमएनसी अगर आपकी कंट्री में आई है तो उसको थोड़ी फैसिलिटी, पानी वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए होगी, तो जहाँ पर भी अपना प्लांट लगाएगी तो इन सारी चीज़ों की देखेगी, तो उस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा। और साथ ही में वैरायटी ऑफ गुड्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर वो एमएनसी यहाँ पर आके अपने प्लांट्स वगैरह लगाएगी तो आपको भी इससे फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में डिफरेंस बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ओके, अब देखो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, फिर ले जाता हूँ जो बच्चे ने लिखा है। तो जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, वो छोटे से लैंड पे करी जाती है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड। जो कमर्शियल फार्मिंग होती है वो बहुत बड़े लैंड पे एक सिंगल क्रॉप उगार कर की जाती है, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, उसमें जो भी क्रॉप बोई जाती है वो अपने खुद के सब्सिस्टेंस के लिए बोलता है फार्मर, ठीक है, मतलब खुद के ही खाने के लिए करता है। पर जो कमर्शियल फार्मिंग होती है उसका जो मेन पर्पस होता है वो कमर्शलाइज होता है, मतलब बेचने के लिए पर्पसेस के लिए की जाती है कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। जैसे कि एक छोटा किसान है, वो क्या कर रहा है, अपना एक छोटे से एरिया के अंदर फसल वगैरह बो रहा है ताकि वो अपने जो लोग हैं उसकी फैमिली में उनका पेट भर सके, सिर्फ पेट भरने के लिए अपनी फैमिली का, तो वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता है। बट कमर्शियल फार्मिंग होती है जैसे कि बड़े बड़े जो बागान नहीं होते असम के अंदर, जिनका पूरा मोटिव यही होता है कि वो दूसरी कंट्री में अपना जो चाय है वो टी वगैरह है उनको बेचे, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। तीसरा ये है कि जो अपनी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, वो ट्रेडिशनल टूल से, यानी हो, डिगिंग स्टिक और इन सारी की सारी डाव वगैरह से की जाती है। पर जो कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें मॉडर्न इनपुट, यानी कि जो ट्रैक्टर वगैरह, इरिगेशन फैसिलिटी, बायोकेमिकल, ये सारी की सारी यूज़ करी जाती है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। चौथा पॉइंट और बता देता हूँ मैं कि जो हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, ये पूरी की पूरा डिपेंड रहता है अपना नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे, ठीक है, एनवायरनमेंट पे पूरा डिपेंड होता है। पर जो कमर्शियल फार्मिंग होती है वो मॉडर्न इनपुट्स पे ज़्यादा डिपेंड होती है। ओके जी, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब मैं बच्चे की आंसर शीट पे लेकर जाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखो, ये बच्चे ने लिखा है, पहला तो ये बता रखा है कि इसमें क्या होता है कि जो क्रॉप बोई जाती है वो खुद को सस्टेन करने के लिए, फैमिली को सस्टेन करने के लिए की जाती है, बट ये सेल करने के लिए, सेलिंग पर्पसेस से उगाई जाती है। ओके, और जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि जो इसमें क्या होता है कि जो टूल है वो डाव, डिगिंग स्टिक, मतलब जो ट्रेडिशनल टूल है उनका यूज़ किया जाता है, प्रिमिटिव टूल, पुराने टूल का यूज़ किया जाता है। पर जो आपका कमर्शियल फार्मिंग है उसमें जो वेज लेबर है, ठीक है, जो कि एक एरिया से आए, जैसे असम के अंदर जो वेज लेबर नहीं होते उनसे करी जाती है, उनके द्वारा करी जाती है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है ये है कि इसमें क्या होता है, नेचुरल फर्टिलिटी और सॉइल पे डिपेंड होता है फार्मर, बट इसमें क्या होता है कि मॉडर्न इनपुट, हाई हील्ड वैरायटी सीड, इन सब पे डिपेंड होता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट मे बी हाइट डिस्पैरिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द सूटेबल आर्ग्यूमेंट। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ना, जब आप एक कंट्री की डेवलपमेंट देखते हो ना तो आप पर कैपिटा इनकम लेते हो। याद है ना आपको, वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया यूज़ करता है एक कंट्री को देखने के लिए कि वो रिच है या पुअर है, वो क्या लेता है, पर कैपिटा इनकम लेता है। बट इससे डिस्पैरिटी छुप जाती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका है ना, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, बहुत 2 पार्ट में पूरा चैप्टर समझा रखा है विद नोट्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख कर ज़रूर आना यार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस होते हैं ना, उनका आंसर आप तभी कर सकते हो जो अपने चैप्टर समझाओ, ठीक है। तो बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ बच्चे ने क्या लिखा है। तो पहले तो नॉर्मल सा आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि पहला तो ये है कि इससे डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना इनकम का, वो छुप जाता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखता। मैंने उसमें है ना, जो मैंने वीडियो बनाई थी, चैप्टर एक्सप्लेन किया था, उसमें बिल्कुल एग्जांपल से समझाया था। तो ये 3 रीज़न है। कौन कौन से, पहला तो जो एजुकेशन वगैरह होते हैं, हेल्थ होता है, ठीक है, HDI इंडेक्स होता है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा जो नॉन मटीरियल टाइज होती है ना, जैसे आपके फैक्टर लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, जस्टिस, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होते। और इसमें जो एक्चुअल सिचुएशन होती है ना, वो नहीं बताता हमारा पर कैपिटा इनकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, कास्ट इनइक्वालिटी आर स्टिल प्रेवलेंट इन इंडिया, यानी आज भी हमारी कंट्री में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी होती है। एग्जामिन द स्टेटमेंट, ठीक है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते। पहली बात तो आपको ये लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे कंट्री के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल 15 है जिसमें ये बोला गया है कि आप किसी भी पर्सन के साथ उसके रेस पे, उसके धर्म पे, उसकी जाति पे, उसके कलर पे भेदभाव नहीं कर सकते। ये कहता है आर्टिकल 15, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है,
ठीक है। बट हाँ, आज भी जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। आज भी कास्ट इनइक्वालिटी है, क्योंकि आज भी जो लोग हैं वो अपनी कास्ट में ही शादी करते हैं। साथ ही में आज भी जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो जिनको कास्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आज भी वो डिसएडवांटेज ही फेस कर रहे हैं कुछ गांव वाले इलाके में। साथ ही में पुराने के टाइम में जो लोग जो थे, जो अपर कास्ट जिनको माना जाता था, उनको एजुकेशन मिल गई, ठीक है, तो इसलिए उनकी जो आगे की जनरेशन है वो आज फुलफिल है, ठीक है, पूरा अच्छे से सस्टेन कर पा रही है। बट क्योंकि पहले उनको कास्ट इनइक्वालिटी की वजह से एजुकेशन नहीं मिली, आज भी उनकी हालत वही है। आज वो खुद भी अपने आप को अलग समझते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो देख सकते हो आप बच्चे ने क्या आंसर लिखा है, ठीक है। स्टार्टिंग से दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक तो ये लिखा है कि कुछ फॉलोइंग पॉइंट है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि आज भी इनइक्वालिटी है। पहले तो बच्चे ने ये लिखा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 15 है, वो आप लिख सकते हो आर्टिकल 15। देखो ऐसे महंगे वर्ड यूज़ करोगे ना, आर्टिकल 15 जो आपको पता है, आपके एग्ज़ाम में टीचर बड़ा खुश हो जाती है ऐसी चीज़ देखकर, क्योंकि वो आपको नहीं जानती, जो आप लिखोगे उसी से वो आपको जज करेगी। तो इसलिए ऐसी चीज़ ज़रूर लिखना। और पीपल स्टिल नाउ मैरिज विद इन द सेम कास्ट, मैं आपको बता ही चुका हूँ। आज भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो कि उनकी कास्ट की वजह से उनको एडवांटेज या डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। और साथ ही में पहले के टाइम में जिन बच्चों को या जिन लोगों को हायर कास्ट होने की वजह से एजुकेशन वगैरह मिल गई, वो आगे बढ़ गए और बाकी पीछे रह गए, ठीक है। और साथ ही में एक इकोनॉमिकल स्टेटस भी बढ़ चुका है। मेरे कहने का मतलब जो अपर कास्ट है उनकी सिचुएशन अच्छी है, लोअर कास्ट की थोड़ी सी ख़राब है, और जो ओबीसी है वो उनके बीच में आते हैं, ठीक है। ओके जी, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन एनी 3 रीज़न फॉर द बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इंक्रीज लैंडिंग द फैसिलिटीज़ टू द रूरल एरिया। मतलब ये क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो बैंक्स है और कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोन क्यों देने चाहिए। तो पहला रीज़न तो ये है कि जो पुअर सेक्शन है उनको अगर ज़्यादा लोन मिलेगा फॉर्मल सेक्टर से, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉस्परस बन पाएंगे। सेकंड ये है कि अगर फॉर्मल सेक्टर से उनको लोन मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या होंगे कि मनी लेंडर से बच जाएंगे, जो कि इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। और तीसरा ये है कि उनको एग्रीकल्चर और उनके बिज़नेस वगैरह को भी सपोर्ट मिलेगा अगर उनको चीप इंटरेस्ट रेट पे मिल पाएगा क्या, आपका लोन, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, ठीक है, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन द डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द यूरोपियन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। बड़ी इत्तेफाक की बात है कि मैंने परसों ही चैप्टर वाइज भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करी है, और ये क्वेश्चन उसमें था, ठीक है। सिर्फ और 18 क्वेश्चन चैप्टर में से दिए हैं, और अब मैं बता सकता हूँ कि उस 18 में के बाहर में से कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप के चैप्टर में से। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो हथियार से आज़ादी पाने की कोशिश करते हैं, बट लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, पोएट होते हैं, जो फोक डांस, फोक टेल्स, इन सब का म्यूज़िक का सहारा लेते हैं। तो इसी को हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर आप राष्ट्रगान बजा दो या सारे जहाँ से अच्छा बजा दो, तो एक नेशनलिस्ट फीलिंग जागती है हमारे में, उसी को एक हम कहते हैं रोमांटिसिज्म, ठीक है। अब आते हैं आंसर पे जो कि बच्चे ने लिखा है। ओके, तो ये आपका आंसर नंबर 15 है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट ओनली केम ड्यू टू द टेरिटरियल एक्सपेंशन, यानी आप टेरिटरी को एक्सपैंड करके ही नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं जगा सकते हैं, वॉर से नहीं जगा सकते। कल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिस्ट की फीलिंग जगाने में, ठीक है। जो रोमांटिसिज्म है एक कल्चरल मूवमेंट है दैट सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नेशनलिज्म, जो भी एक नेशनलिज्म की फीलिंग जगाता है। जो रोमांटिक पोएट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, वो ये बोलते हैं कि आप साइंस को और रीज़न को थोड़ा साइड में रखो, और इसके अलावा आपको मिस्टिक फीलिंग और साथ में इंट्यूशन और इमोशन को ज़्यादा लाना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए वो फोक लोर्स, फोक टेल्स और फोक सॉन्ग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि लोगों में क्या हो, नेशनलिस्ट की फीलिंग जगाई जा सके। एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोहान ग्रॉटफ्राइड। उन्होंने, हमारे सर जी ने, जिनकी ये टॉपर की शीट है, उन्होंने इनके बारे में नहीं लिखा, बट आप लिख सकते हो, ठीक है। आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। ओके, तो दास वॉक्स और दाक्स गाइस्ट का भी एक वर्ड था, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो। ओके, तो इन्होंने लिखा है कि लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि पोलैंड में हुआ था, आपको पता है ना, जो रशिया, उन्होंने पोलैंड पे हमला करके उसे कब्ज़े पे ले लिया था, पर जो पोलिश लोग थे,
मतलब जो पोलैंड के लोग थे जिनको पोल्स कहा जाता था वो जानबूझ के पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। तो एक तरह से नेशनलिस्ट फीलिंग ही थी, ठीक है, क्योंकि जो रशियन थे वो बोलते थे नहीं जी पोलिश लैंग्वेज मत बोलो, बट वो फिर भी एक नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के चक्कर में दूसरे लोगों के मन में भी वो पोलिश लैंग्वेज ही बोलते थे। ओके जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 का ये और वाला है, ये बिल्कुल ही आपके चैप्टर में नहीं है। देखो एनसीईआरटी की बुक है ना आपकी, तो ये इंडो चाइना वाला चैप्टर बिल्कुल गायब हो चुका है, तो टाइम वेस्ट करेंगे अगर हम इसको करेंगे, ठीक है। ओके जी, वैसे मैं आज का आंसर दिखा देता हूँ, आप अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, अब आते हैं दोबारा से हम उसी क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि issue of the caste discrimination began to be written about many printed tracts and the essay in India in late 19th century support the statement with टू सूटेबल एग्जाम्पल। मतलब है ना कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में बहुत सारे ऐसे और ट्रैक्ट्स वगैरह लिखे गए थे इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो वो कौन कौन से ऐसे थे अपने आंसर में बताओ, ठीक है, सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे टॉपर ने लिखा है कि सबसे पहले तो कुछ पायोनियर थे जैसे कि सावित्रीबाई फुले, ओके। उन्होंने भी जो लो कास्ट के मूवमेंट थे उनके बारे में बताया था, अपनी एक बुक जिनका नाम था गुलामगिरी 1871 में उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया था। और एक पर्सन और थे जैसे कि बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और ई वी रामास्वामी, उन्होंने भी हमारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता था उसके बारे में लिखा था। ओके जी, अब हम एक और चीज़ जो लिखी गई थी वो ये थी कि कुछ बुक लिखी गई थी लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ख़राब है, ठीक है। और वो क्या करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर थे, कि कुछ स्क्रिप्चर में भी भेदभाव के बारे में लिखा गया है, तो वो उनको क्रिटिसाइज़ करते थे हमारे जो फ़िलासफ़र थे। और ऐसे ही कुछ बुक्स वगैरह लिखी गई है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, ठीक है। जिस जो ये बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो गलत है, ये सारे के सारे जो नॉवल लिखे गए थे, ओके। मेल वर्कर के बारे में भी और भी बहुत सारी चीज़ें वगैरह लिखी गई थी, जैसे आप देख रहे हो कि छोटे और बड़े का सवाल, ये भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे नॉवल वगैरह लिखे गए थे, ओके। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 5 का आपका प्रिंट एंड कल्चर आप चेक कर लेना, अगर आ रहा है तभी आप ये आंसर लर्न करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रेमचंद्र जो करेक्टर थे, जो प्रेमचंद्र थे, मुंशी प्रेमचंद्र जी, उन्होंने क्या था कि डेमोक्रेटिक वैल्यू पे बहुत सारी नॉवल वगैरह लिखी है, कुछ सूटेबल एग्जांपल देकर बताओ। तो ये रहा जी इनका आंसर, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र ने भी डेमोक्रेटिक वैल्यू पे बहुत सारी नॉवल लिखी थी, जहाँ पर वो चाइल्ड लेबर के, अनटचेबिलिटी के और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में बताते थे, ठीक है, पॉजिटिव वे में। जैसे कि उनकी एक बुक है गोडान, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने हरिया और धनिया की कहानी से सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के अंदर जो पीजेंट की सिचुएशन है उनके बारे में बताने का ट्राई किया था। और एक रणभूमि है जहाँ पर उन्होंने इंडिया की लिटरेसी के बारे में बताया था, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक वैल्यू कि इंडिया के अंदर जो फार्मर की सिचुएशन है उसको अच्छा करने के लिए या पोर्ट्रे करने के लिए, रियल लाइफ होती थी बहुत सारी सिचुएशन उनकी, बहुत सारी नॉवल्स उनकी, ठीक है। ओके जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो ये है, एवल्यूट द स्ट्रेंथ एंड द लिमिटेशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, उनकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या लिमिटेशन है वो आपको बतानी। लोकल गवर्नमेंट होती है ना, जैसे कि एक तो होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो उसकी स्ट्रेंथ सुन लो कि जो प्रॉब्लम होती है ना वो बेस लेवल पे ही क्लियर कर दी जाती है, ठीक है। और दूसरी बात है कि लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है इससे, ओके। और इससे क्या होता है, डिस्प्यूट को सुलझा लिया जाता है एट ग्राउंड लेवल, जो कि मैंने अभी बोला। और इसी के साथ क्या होता है कि जो रोड, मतलब रोड वगैरह और ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए, उनको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलोगे कि जी हमारे एरिया में रोड वगैरह बनाओ, तो फिर तो होता रहा ये काम, सालों तक चलेगा। बट अगर ग्राम पंचायत, क्योंकि वो इस इलाके का, छोटे एरिया का देखती है, तो वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो आसानी से इन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर सकती है। तो ये फ़ायदा होता है हमारी लोकल गवर्नमेंट का। ये तो स्ट्रेंथ थी। आपको कुछ लिमिटेशन भी देख लेते हैं। पहली लिमिटेशन तो ये है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। आज भी लोकल जो गवर्नमेंट है उनको पावर के लिए डिपेंड रहना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट पर, ठीक है। और साथ ही में उनको इनसफिशिएंट फंड, यानी उनके पास फंड भी पूरे नहीं आते, ठीक है। रोड बनाने का काम कभी कभार बीच में रुक जाता है और कभी कभार बनता भी नहीं है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरा है कि जो पंचायत राज के इलेक्शन होते हैं ना, उसमें बहुत ही करप्ट प्रैक्टिस होती है,
ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और साथ ही में जो मीटिंग्स होती है ना वो भी रेगुलरली नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है हमारे लोकल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोल्यूट द पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में बताना है। अब ये है ना, थोड़ा सा एक वर्ड चेंज कर दिया बस इन्होंने, जो मैंने आपको बताया था ना टाइप ऑफ या फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वही लिखना है आपको इसमें, कौन कौन सा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फेडरल और आपका मूवमेंट वगैरह, और जो आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये मैंने चैप्टर 1, और जब मैंने देखो मजे की बात यह है कि ये भी सारे के सारे क्वेश्चन जो इसमें दे रखे हैं इसमें मैंने बताए थे जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, मैंने कहा ये तो आपको करके जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये देखो, पहला जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, यहाँ पावर शेयरिंग का जो सिस्टम है, पहला ये है कि पावर को हॉरिजॉन्टली अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन में बांट दो, जैसे कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। इससे क्या होगा कि एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन पे नज़र रखेगा, जुडिशरी ये देखेगा कि जी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और साथ ही में बाकी ऑर्गन भी एक दूसरे पे नज़र रखेंगे, तो इसी को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस। ठीक है, और इसके अलावा है एक वर्टिकल, ठीक है, एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी है। इसमें क्या होता है, पावर को डिफरेंट लेवल में बांट दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले तो आती है नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है अपनी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें भी क्या होती है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि पावर शेयरिंग डिफरेंट कम्युनिटी में भी बांटी जाती है, जैसे कि आपको याद होगा बेल्जियम में, बेल्जियम के अंदर क्या थी, डिफरेंट कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई थी, डच की अलग थी, फ्रेंच की अलग थी, जर्मन की अलग थी। ओके जी, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि पावर जो है वो डिफरेंट पार्टीज़ में, ठीक है, और साथ ही में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनमें भी बटी होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही होती है तो वो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और जो अपोजिशन की पार्टी होती है वो भी लोगों की डिमांड को अच्छे से रेज कर सकती है। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो ये है कि कंप्लेंट्स आर ट्रीटेड एज द टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द एग्जांपल। चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, ठीक है, जो बहुत सारे लोग हैं वो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी शिकायतें करते हैं, बट वही एक सक्सेस पॉइंट है हमारी डेमोक्रेसी का। ठीक है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब जो टॉपर हैं, ठीक है, आई होप आप भी बनो यार। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मैं जो अपने आपके जूनियर होंगे उनको आपकी शीट दिखाऊं। ठीक है, तो कुछ कंप्लेंट्स हैं, मतलब जो हमारे कुछ लोग होते हैं वो डेमोक्रेसी की बुराई करते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो जो वो बुराई कर रहे हैं ना, तो इससे हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी एक सक्सेस के पाथ पे चल रही है। ठीक है, क्योंकि देखो आप शिकायत वहीं पर कर सकते हो जहाँ पर आपको बोलने का राइट हो। क्या आप राजा रानी वाले रूल में शिकायत कर सकते हो, बोल सकते हो कि राजा सही नहीं है, नहीं है? क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि वो आपको जेल में डाल देगा। ठीक है, बट डेमोक्रेसी में आप कंप्लीट कर सकते हो, तो वो भी एक सक्सेस ही है डेमोक्रेसी की। ठीक है, हाँ, ये कुछ आधा आंसर लिखा हुआ है इसका, मैं आपको डायरेक्ट पूरे आंसर पे ले जाता हूँ, क्योंकि एक पेज जो है वो गायब है उसके अंदर से, बच्चे की शीट में से। ठीक है, तो ये देखो, ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला तो ये है कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। ठीक है, बट इससे ये पता चलता है कि जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट पे विश्वास है। ठीक है, क्योंकि आप उम्मीद भी उससे रखते हो जो कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। ठीक है, क्योंकि आप डिक्टेटरशिप में क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। दूसरा है कि एक तरह से जो गवर्नमेंट है उस पर लोग चेक भी रखते हैं। ठीक है, तो द क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल कीप द पावर होल्डर इन चेक, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि पावर में बैठे हैं, एक तरह से उन पे चेक रहता है लोगों का। ओके, नेक्स्ट है आपका पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद इन द डेमोक्रेसी शो द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब जो डिससेटिस्फैक्शन है ना, देखो डेमोक्रेसी के अंदर कभी भी जो सक्सेस है वो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि लोग हमेशा डिससेटिस्फाई रहेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कर दो, वो बोलेंगे जी नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो इससे पता चलता है कि उनको डेमोक्रेसी पे विश्वास है। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, व्हाई डिड द महात्मा गांधी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था? मैं इसके 3 रीज़न बताता हूँ पहले तो आपको। पहला तो था साइमन कमीशन फेल हो चुका था, इसकी वजह से। ठीक है, दूसरा रीज़न था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक सॉल्ट लॉ लेकर आई थी, ठीक है, जो कि एक बहुत ख़राब लॉ था, जिसमें ये बोला गया था कि जो सिर्फ ब्रिटिश है वो ही नमक बना सकती है। ये देखो, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है।
ठीक है। और तीसरा था इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये मैंने एक ही वीडियो के अंदर पूरा ये चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया ख़त्म करवाया था। तो उसके नोट्स हैं 4-5 पेज में, 5-6 पेज में पूरा चैप्टर क्लियर करवाया था मैंने, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कॉजेज़ ऑफ CDM क्या है। पहले तो फेलियर ऑफ साइमन कमीशन फेल हो चुका था। दूसरा है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका था इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और तीसरा है कि जो सॉल्ट लॉ था वो बहुत ख़राब था, और इसी की वजह से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया था। अगर आपको एक क्वेश्चन आया ना, तो पहले तो ये बताना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता क्या है। ये देखो मैंने पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की डेफिनेशन लिखी है। सिविल डिसोबीडियंस इज़ द एक्टिव रिफ्यूजल ऑफ द सिटीजन टू ओबे सर्टेन लॉ, डिमांड और कमांड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो और लोगों को यूनाइट कैसे करा गया था, क्योंकि आप देखोगे ना क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि हाउ डिड द मूवमेंट यूनाइट द कंट्री। तो मैं आपको बता दूं कि ना गांधी जी ने CDM स्टार्ट करने से पहले 30 जन को एक लेटर लिखा था हमारे लॉर्ड वायसराय को, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर गांधी जी ने एक और लेटर लिखा, अल्टीमेटम दिया कि अगर आप हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे 12 मार्च को, ठीक है। और जब हमारे लॉर्ड इरविन ने बिल्कुल इग्नोर कर दी गांधी जी की बात को, तो गांधी जी ने क्या सोचा कि अब हम CDM चलाएंगे, ठीक है। बट गांधी जी ने सोचा यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिच भी यूज़ करते हैं, पुअर भी यूज़ करते हैं। तो गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ने का सोचा, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसको रिच भी यूज़ करते हैं, जिसको पुअर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ही गांधी जी ने सोचा कि अगर मैं सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट जाऊँगा, ठीक है, तो कंट्री यूनाइट हो सकती है, और वो सारे के सारे लोग, चाहे वो रिच हो पुअर हो, वो इसके खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, सारे के सारे इसके खिलाफ बोलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने फिर वो साबरमती आश्रम से पूरी की पूरी अपनी साबरमती आश्रम से बिल्कुल दांडी तक एक यात्रा निकाली थी 78 वॉलंटियर्स के साथ, ठीक है जी। और 12 मार्च को स्टार्ट किया था। उसके बाद वो 6 अप्रैल यानी 1930 को कहाँ पर पहुँच गए थे, दांडी पर पहुँच गए थे, जहाँ पर उन्होंने जो सी वाटर है उसको उबाल कर नमक को मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है। 24 दिन लगे थे उनको ये पूरी की पूरी जो 240 मील का जो रास्ता है उसको कवर करने में, ओके जी। अब हमारे है ना कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, बट वो नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करवाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यार, मेरे न्यू चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको बताने वाला हूँ मैं वीडियो एडिट कैसे करता हूँ, मैं एक यूट्यूबर कैसे बना, आप कैसे बन सकते हो, आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भी थोड़ा बहुत पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो मैं वो चाहता हूँ कि वो आपको ना आए, ठीक है। इसीलिए ही मैंने वो चैनल बनाया है, ठीक है। तो आप कैसे अर्न कर सकते हो उसी के बारे में मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। ये मत सोचना कि यार मैं छोटा हूँ मैं अर्न नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 16-16 साल 17-17 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे मचा रहे हैं, बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर से ज़्यादा ही अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि आप कैसे अर्न कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक मैंने उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, बट 1300 से ज़्यादा बच्चे जो हैं सब्सक्राइब पहले ही कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप भी पीछे मत रह जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप चाहो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए इसका सेकंड पार्ट जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं 5-5 मार्क्स से 2-3 क्वेश्चन और, वो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बाकी सब्जेक्ट के भी जो मैंने क्वेश्चन पेपर होंगे ना, या जो क्वेश्चन होंगे या चैप्टर वगैरह होंगे, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो बाय बाय।